नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकियों का सबसे बड़ा सेफ हेवन है, ये बात आपको पता है और ये बात हर हिंदुस्तानी जानता है कि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है और सबसे बड़ा पनाहगार भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है दोस्तों कि ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकी भी पाकिस्तान में ही शरण लेता है। जो पाकिस्तान लश्कर और जैश जैसे खूंखार आतंकियों का गढ़ है, घर है, जहां पर आतंक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अब हालत यह हो गई है दोस्तों कि यहां एक के बाद एक खूंखार आतंकियों को ठिकाना लगाया जा रहा है। दुनिया भर में मौत बांटने का दम भरने वालों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है और यह सब हो रहा है आतंक का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान में। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक अज्ञात बंदूकधारी है। और 2023 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में इन अज्ञात बंदूकधारियों ने ऐसा तांडव मचाया है जिसका जवाब किसी भी पाकिस्तानी के पास नहीं। वो अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। जिन आतंकियों की जान जा रही है वो बड़े बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी हैं। लेकिन ये बंदूकधारी जो है पल भर में ऐसे खूंखार आतंकियों की जान ले लेता है और फिर पलक झपकते गायब। मरने वाले आतंकियों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड नाम भी शामिल हैं। आतंकिस्तान में जब एक एक कर आतंकी आका मौत की नींद सो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि इन अज्ञात बंदूकधारियों को पाकिस्तान क्यों नहीं पकड़ पा रहा और पाकिस्तान के इन लाडलों के पीछे कौन पड़ा हुआ है। ना कोई संगठन है, ना कोई सेना है, ना कोई सरकार है, बस अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसका नाम कोई नहीं जानता है, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन डर हर आतंकी को लग रहा है। तो सवाल ये, कौन है ये रहस्यमयी बंदूकधारी? क्या ये किसी खुफिया एजेंसी की चाल है? वैसे किसी पाकिस्तानी से आप पूछेंगे, कहेंगे ये रॉ करवा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इसके पीछे है, भारत की सरकार इसके पीछे है। ये हर एक सिंगल पाकिस्तानी आपको यही जवाब देगा। लेकिन हिंदी में एक देसी कहावत मैं आपको बताता हूं, थोथा चना बाजे घना। यही हाल पाकिस्तान का है। एविडेंस के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, और बोलेंगे इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। लेकिन आतंकी मोहरों को पाकिस्तान में निशाना बनाना कितनी टेढ़ी खीर है, यह आप भी जानते हैं। और वही आतंकी जो पाकिस्तान को अपना घर समझते थे, वही उनका चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आतंक के गढ़ में खुद आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। आतंकियों की जान लेने वाला कौन है, यह अज्ञात बंदूकधारी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो नाम कि कितने खूंखार आतंकियों को अब तक यह अज्ञात बंदूकधारी 72 हुरों के पास पहुंचा चुका है। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। अब मैं रिवर्स इस पे चलता हूं। आज तो हाफिज सईद का करीबी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 19 मई 2025 को अब्दुल वाहिद कुंभो, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। इसके अलावा रजाउल्लाह निजामी उर्फ सैफुल्लाह खालिद, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको भी कोई आया और 18 मई को इसका काम करके चला गया। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू किताल, यह भी लश्कर-ए-तैयबा का था, इसको मार्च 2025 में अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटा दिया। रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी था ये, इसको नवंबर 2023 में ही अज्ञात बंदूकधारियों ने इसका काम पूरा कर दिया। नवंबर 2023 में अकरम गाजी, लश्कर-ए-तैयबा का एक खूंखार
आतंकी था, इसको मार दिया गया नवंबर 2023 में। इसके अलावा ख्वाजा शाहिद लश्कर तैयबा का आतंकी था, नवंबर 2023 में इसे अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। सितंबर 2023 में मौलाना जियाउर रहमान लश्कर तैयबा का आतंकी था, इसे निपटाया अज्ञात बंदूकधारियों ने। इसके बाद अप्रैल 2025 में कारी एजाज आबिद मसूद अजहर का करीबी है, इसको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने हिसाब कर दिया इसका पूरा, इसको भी 72 हीरो के पास भेज दिया। अक्टूबर 2023 दाऊद मलिक मसूद अजहर का करीबी, और कहते हैं ये आदमी ट्रेनिंग में बड़ा उस्ताद था और माइंड वॉश करने में बड़ा उस्ताद था। दाऊद मलिक जो मसूद अजहर का करीबी था, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, रगड़ रगड़ कर मारा। अदनान अहमद लश्कर तैयबा का आतंकी, दिसंबर 2023 में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे भी साफ कर दिया। ऐसे कई नाम हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। 2 दर्जन से ज्यादा खूंखार आतंकियों को अभी तक पाकिस्तान में मौत की नींद सुलाया जा चुका है, चाहे वो कितने भी बड़े खूंखार आतंकी का करीबी क्यों ना हो, चाहे वो मसूद अजहर का करीबी क्यों ना हो, चाहे हाफिज सईद का करीबी क्यों ना हो। पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर ही खत्म हो चुका है। वो एक ही चीज सुरक्षित रख पाते थे, वो थे आतंकी। अब आतंकियों को भी वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, कैंप 2 पर आते हैं जल्दी से। तो यानी कि साफ है कि पाकिस्तान में आतंकी सेफ नहीं है। आतंकियों को कौन मरवा रहा है कोई नहीं जानता, पाकिस्तानियों के हाथ भी खाली हैं। तो सवाल नंबर 1, क्या आपने जाल में फंस चुका है पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान में आतंकी सुरक्षित नहीं है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हुआ करते थे? दुनिया भर के आतंकी संगठनों का सबसे सुरक्षित पनागाह, बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप। अल-कायदा पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसआईएस पाकिस्तान में सुरक्षित, आईएसकेपी पाकिस्तान में सुरक्षित, जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में सुरक्षित, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में सुरक्षित। लेकिन इनके जितने भी गुर्गे हैं सबको अज्ञात बंदूकधारी एक एक करके निपटा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका सर। हमारे साथ उस्मा करदार जुड़ रही हैं, नेता पीएमएलएन, स्वागत है उस्मा आपका। हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ। हुसैन जावेद जी आपका भी स्वागत है। और सुमैला सिद्दीकी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। और माफ कीजिएगा, सुमैला सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमैला आपका स्वागत है बहुत इंडिया डेली पर, और उस्मा थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। तो मेरा पहला सवाल सुमैला आपसे ही है। 2023 से सिलसिलेवार तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं। कभी जैश का कोई करीबी आतंकी मारा जाता है, कभी हाफिज का कोई करीबी मारा जाता है, कभी मसूद अजहर का कोई करीबी मारा जाता है। ये आप लोगों को कुछ हवा ही नहीं लग पा रही ये अटैक्स हो कैसे रहे हैं और कहां से हो रहे हैं? या आप लोग खुद कर रहे हैं कि भाई उन आतंकियों का अब इतना बोझ हो गया है, इतना फंड हो गया है कि भाई उनको देना नहीं तो उनको साफ कर दो? अब देखिए, जिस तरह आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर होता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने जितना सफर किया है इस दहशतगर्दी को, वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम 2007, 8, 9 में जिस दहशतगर्दी से गुजरे हैं वो हम जानते हैं, जहाँ पे जनाजे भी उठे, जहाँ पे हमारे घरों से बहुत एक कहीं पे भी कुछ भी हो जाता था। तो हम तो लड़ रहे हैं इससे, हम तो डे 1 से लड़ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से। अब आप मेरी बात फिर रोक देंगे, टोक देंगे, मुकम्मल भी नहीं होने देंगे, आवाज बंद कर देंगे। अक्सर यही होता है चैनल्स पे, जैसे इंडिया पे, भारत पे कोई बात करने लगो, कोई बात आप अपने राइट्स रखते हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन आप सुनने के थोड़े से ज़र्फ में नहीं होते। तो कोई भी बात आपको कही जाए, हमारा गुमान है, हमारा शक है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनकी वजह से हमें ये पता है कि भारत कहाँ कहाँ इन चीजों को फंड करता है। आप ही के चैनल पे बैठ के कुछ दिन पहले मुझे जनरल डीजी बख्शी ने कहा कि जी हम अफगानिस्तान में जो इक्विपमेंट किसी काबिल नहीं रहा, हम अफगानियों को सिखाएंगे, अफगान को सिखाएंगे कि वो कैसे चलता है और उसको कैसे पाकिस्तान के खिलाफ यूज करना चाहिए। तो आप लोगों के अपने प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ सच मुंह से आप लोगों के निकल जाता है। तो जो ये बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि हमने जिस तरह से सफर किया और आज तक हम लड़ रहे हैं। जहां बात आएगी
दहशतगर्दी की, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होगा। और ये अप्रिशिएट करने की बात है, बजाय इसके कि पाकिस्तान जो विक्टिम रहा है आप उसके ऊपर उंगलियां उठाएं और उसको हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहें। ये हरबे बहुत पुराने हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब इस खित्ते में अमन लाने के लिए भारत को सोचने की जरूरत है कि वो जिस तरह से अपने मीडिया का किरदार इतना इश्तियाल अंगेज और इतना इंतशार फैलाने वाला कर रहा है, जो कि बहुत गलत है, और आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है इस खित्ते में इस इश्तियाल को मजीद फरोग देने के ऊपर। शुमैला जी, कितनी मासूमियत के साथ आपने अपने आप को विक्टिम बता दिया और सारा दोष हम पे मर दिया। मैंने तो चू भी नहीं किया था, आपने कह दिया हम रोक देते हैं, हम टोक देते हैं, हमने आपको बीच में परेशान कर जी दिया, अच्छा हमने किया ये आपने, कर नहीं दिया, किया, हमने वो बहुत कर शुक्रिया दिया। आपका, आपने बात मुकम्मल होने दी मेरी। लेकिन मैंने पूछा कि भाई मोटरसाइकिल पर कौन चढ़ के आ रहा है, और आप अगर और, पूछ और रहे हैं तो वो तस्दीक भी आप ही कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अब मतलब पहली बात तो ये बताइए कि या तो बकाया भारत भुगतान नहीं को करना चाह रहे हैं आप ये लोग। भारत को ये आईएमएफ राइट से किसने पैसा दिया नहीं कि मिल वो रहा है। पाकिस्तान से सवाल करे? हम्म। ये राइट किसने दिया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है, क्यों नहीं राइट है भाई? नहीं, आपको राइट नहीं आपके है, आप यहाँ सिर्फ अगर इल्जाम जैश के लगा रहे आतंकी होते हैं, मारे तो जा आपको रहे हैं तो किसने हमारा राइट दे दिया इंटरेस्ट है? है। देखिए, और हम आपके आपको यहाँ क्यों अगर आंसर है जैश बोलो के किसी आतंकी भी मारे बात जा पे? रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट है, आपके यहाँ लश्कर के आतंकी मारे जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट है। हाँ आप तो बिल्कुल है, मैं पाल तो रहे हैं खुलेआम कह हमारे रहा हूं, पास हमारा इंटरेस्ट है। आतंकवादी, आप तो दहशतगर्द हमारे पास पालते हैं हमें खत्म करने के लिए, क्योंकि आपके सुबह से शाम तक चैनल्स पे एक ही चीज चलती है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। एक ख्वाहिश लेके भारत रोज आना अपने चैनल्स पे बैठता है और रोज उस ख्वाहिश के अपने चैनल्स पे इजहार करता है। तो 1947 से आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी बका कर रहे हैं और करते रहेंगे, और पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा, ना बलोचिस्तान नहीं अलग नहीं, होगा, ना केपीके हमने अलग तो कभी होगा, कहा ही नहीं पाकिस्तान खत्म कुछ हो भी नहीं जाए। होगा। बहुत आपके चैनल्स पे तो यही बात होती है, अब चर्चा पता ही नहीं हो रहा आप होता कौन है से चैनल्स पे और बैठती हैं, क्या डिस्कशन चैनल देखती हैं, मुझे आप नहीं ही के पता। भारत के चैनल पे बैठते हैं। मैं हमने तो अपनी क्लिप्स हमेशा आपके साथ हमने शेयर कर हमेशा ये दूंगी, कहा मैं आपको पाकिस्तान की हैशटैग करके आवाम सारी क्लिप्स विक्टिम है। शेयर कर दूंगी। पाकिस्तान की आवाम विक्टिम है, वहां की आर्मी और वहां के हुक्मरानों के, नहीं, आर्मी क्योंकि को सिर्फ जवाब देना आता है, आर्मी के दो ऊपर ही बात मत तबके ने कीजिए। पाकिस्तान में मलाई यहाँ हर मलाई घर में मलाई खाई फौजी है। है, एक आप आर्मी ने बेफिक्र रहिए, यहाँ पे हर घर में और फौजी है। एक वहां के हमारी फौज हुक्मरानों ने। भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से और जूते मार के भगाने वालों में से है। इससे इसके लिए तो आप 10 मई को देख चुके हैं। तो उसके बाद से जो तकलीफ है वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, उसकी तकलीफ का एक सिंड्रोम हुआ हुआ है, वो भी चलेगा, चाहे आप कितने मर्जी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करते वो जाएं। 2-3 अच्छे 10 ऑपरेशन मई के नाम वाले भी मैं बता दूंगी, एविडेंस का सजेस्ट कर इंतजार दूंगी अगले ऑपरेशन मैं के भी कर लिए। रहा हूं आज तक। शुमैला जी, कोई एक सबूत दिख जाए, कोई एक फोटो दिख जाए, कोई एक तस्वीर दिख जाए, योगी देवनाथ जी पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हमने तो अगले दिन ये ही प्रेस खुद ही, ऐसा कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं दी है थी, खुद ही अपने आतंकियों हमने को साफ करवा इंटरनेशनल रहे मीडिया हो? को बुला के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। सर मैडम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था क्या? विवेक कुछ जी, नहीं, हवाबाजी, सिर्फ कबूतरें उड़ाए आप लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, झूठे कबूतर। आवाज ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। यूके देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उज़मा करदार भी हमारे हाँ। साथ जुड़ गई हैं। उज़मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। यूके देवनाथ जी, विवेक, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि उनको यकीन ही नहीं है कि उनके यहाँ जो मर्ज है उसकी दवा कहाँ से मिलेगी। पाकिस्तान में मर्ज क्या है? मर्ज ये है कि पाकिस्तान में जिसको देखो वही सरकारी फंक्शंस में हथियार लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे आपको हैरानी हो जाएगी कि जब सोशल फंक्शंस होते हैं तो लोग हथियार लेकर सामने आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो हम तो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द आतंकवादी, चलो मैं पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी की शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूं कि ये एलईटी के कार्यकर्ता हैं, कि ये जो हैं ये वहां एनजीओज के कार्यकर्ता हैं। तो मैं सबसे पहले, अगर मैं पाकिस्तान में होता एज एन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे पहले ये कहता कि अब से जैश ए मोहम्मद के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, एलईटी के जो वॉलेंटियर्स हैं, ये सारे एनजीओ में माने जाते हैं, वहां पर इन्होंने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं, कि ये कार्यकर्ता जो है हाथ में हथियार लेकर कहीं नहीं जाएंगे, ना हथियार अपने घर में रखेंगे। पाकिस्तान में अगर एक बार माहौल चल पड़े कि हथियार का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, सारे हथियार पुलिस स्टेशन में जमा कर दें जैसे हम हिंदुस्तान में करते हैं, या सारे हथियार जो हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, सरकारी तौर पर भारत में हम करते हैं, तो आप देखेंगे कि दहशतगर्दी का जिसका हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं आपसी रंजिश, ये लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द
इंटर गैंग वॉरफेयर, शायद ऐसा कुछ हो रहा है वहां पर। ये सोचना कि रॉ ने कर रही है ऐसी चीजें, फिर उसका मतलब क्या है कि अब मानना नहीं चाहते हैं कि मरीज को ये दुख कहां से आ रहा है। नहीं, अगर ये रॉ को या करना ये है खुद ही तो खत्म कर रहे हैं, या ये आपसी कुछ मसला है। हालांकि ये तो बार बार कहते हैं भाई ये भारतीय खुफिया एजेंसी करवा रही है, ये मोटरसाइकिल वाले भी रॉ वाले भेज रहे हैं। अच्छा, पीएम देखो इमरान खान भी कुछ इनके खिलाफ बोल दें तो कहते हैं रॉ वाले ने फीड किया है। ये रॉ का एक देखो गजब खौफ है इनके अंदर। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि अगर रॉ कर रही है तो ये किसी एजेंट को पकड़े, हमारे किसी एजेंट को पाकिस्तान में पकड़े, ये मोटरसाइकिल में जो आके फायर करके गायब हो जाते हैं इनको पकड़ें, फिर उसकी इंटरोगेशन करें और उसके यहाँ मुंह से निकलवा लें। पाकिस्तान में ही तो पकड़ा गया है ना, मुंह से निकलवा लें कि यही उसको रॉ कमाल। ने भेजा है, रॉ जी, के हैंडलर बिल्कुल का सही नाम बात है। बताए। मैं यूके देवनाथ जी की बात से देखिए दोस्तों बहुत सहमत हूं, और जो बात यूके देवनाथ जी कह रहे हैं बहुत शानदार बात कह रहे हैं। मैं उज़मा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हुसैन जावेद जी भी जुड़े। हुसैन जावेद जी, उज़मा मैडम बताइए, आप लोग तो राफेल पकड़ने वाले लोग हैं, ये मोटरसाइकिल नहीं पकड़ पा रहे हैं। उज़मा मैडम, देखिए, क्या मैं आपकी मतलब बातें सुन रही राफेल हूं और बहुत राफेल इतनी महसूस स्पीड हो से रही चलने हूं। वाला विमान आप लोग आपकी पकड़ तो लेते हैं, और ये 40 की स्पीड में चलने वाला मोटरसाइकिल नहीं पकड़ा रहा आपके। आपकी इत्तला के लिए जो आपकी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो कैंपेन है वो उसका भांडा तो अभी आज ही हमने फोड़ा है। एजाज मुल्ला को आपने पकड़ लिया ये सितंबर में, और आपके रॉ के जो एजेंट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें एक शर्त पे छोड़ेंगे कि तुम वहां पे पाकिस्तान जाके तो पाकिस्तान की फौज की वर्दियां लोगे, वहां का जाके तो उनकी सिम लोगे, और ये सारी चीजें जो हैं तुम हमारे इलाके हाथ में पकड़ाओगे और हम तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी देंगे। और वो एजाज मुल्ला ने आज सारा मुंह से उगल दिया है कि ये रॉ ने मुझे वहां पे पकड़ के और मुझे जान के लिए जान के उन्होंने धमकियां लगा के तो मुझे उन्होंने ये जो है कह के तो वापस भेजा कि ये सारा काम तुमने हमारे लिए जाके वहां पे करना है। इससे बड़ा आपको मैं क्या मैं सबूत दूं? कल भूषण बैठा हुआ है यहाँ पे, आपके नेवी का अफसर, वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? क्या पिकनिक मनाने आया था? इतने इतने बड़े डोसियर हमारे पास पड़े हुए हैं कि वो आपका जो था जासूस था जो आपने पाकिस्तान में भेजा था और यहाँ वो पकड़ा गया। फिर आप देखें कि आपने जो ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ था, इसमें सारे ताने बाने सैटेलाइट के थ्रू आपने ये आतंकवादी का ये आतंकवादियों को आपने सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया, और अफगानिस्तान में बैठ के आपने ये सारा जो था जाफर एक्सप्रेस का वाकया, और उसमें इतने मासूम जाने जो थी उनका भी ज़िया हुआ। आप लोगों को कोई वहां पे एहसास नहीं है कि आप किस तरीके से एक ट्रू फेस ऑफ टेररिज्म बन गए हैं पूरी दुनिया में। आप लोग कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं। आपने ये पाकिस्तान के ऊपर हर कोशिश की कि आप झूठ और एक प्रोपेगेंडा करके तो ये पूरी दुनिया को कहें कि जी पाकिस्तान में टेररिज्म, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। हमने 70,000 जानें खोई हैं ये आतंकवादियों के, और उसमें आप लोगों का जो जासूस हैं और रॉ, उनका हमेशा हाथ मैडम आपने 1000 और एलिगेशन हमारे लगा पास दिए। पूरे सबूत हैं इस चीज के। आप किस चीज का रोना रो रहे हैं? मैडम आपने 1000 तो एलिगेशन खुद लगा इसमें दिए। मुलव्वस हम हैं। देखिए, हम आपने तो किसी को छोड़ा हमने नहीं। हमने रोना नहीं रोया, हमने रोना नहीं रोया 2010 तक, साल 2000 तक, पिछले अगर हम 2 दशक 1.5 दशक पहले जाएं, हमने उसके बाद रोना बंद करके एक्शन लेना शुरू किया। पहले आपको हम डॉजियर देते थे, आपको हम प्रमाण देते थे, आपको हम ये करते थे, वो करते थे, 10 तरीके की चीजें करते थे, चलिए हम आपको हेल्प भी कर देते थे। 2009 में जो आपके 2010 में जो आपके देश में बाढ़ आई उसमें भी भारत ने करोड़ों रुपए देके आपकी मदद की, वो सब कुछ होता था। लेकिन आप जब कहते हैं कि हम विक्टिम हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई आपने 1947 से यही काम किया, और क्या किया? आप सबके लिए हाथ बने। आपने यूएसएसआर को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने नेटो को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने तालिबान को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने जॉर्डन को अपने लोग दिए लड़ने के लिए, आपने फिलिस्तीनियों को मारा, आपने पूरी दुनिया के लिए
प्रॉक्सी वॉर किया है, आपने ये बताएं आपने कि टेररिस्टों को हार्बर किया है, तो आपको मिलेगा क्या? जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप आज खुद डालें। को विक्टिम कह रहे हैं। आप ये देखें और ये जो आपने कहानी आप कश्मीर बताती में हैं बार जुल्म बार, की एक दास्तान लिखी हुई है, उसका सारा आप यूएन की जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसकी रिपोर्टें पढ़ लें, 2019 की, 2020 की, 2023 की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने लाखों लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया कश्मीर में। आपने ख्वातीन को गैंग रेप आपके सिपाहियों ने वहां पे किया, आपने बच्चों को पैलेट गन से अंधा किया, ये सब आपके वॉच में हो रहा था। तबका है उसको और आपने मारा। अब बता दीजिए अब क्या हो रहा है, कितने पत्थर चल रहे हैं, कितने पैलेट गन चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं पाकिस्तान में, टीएलपी के ऊपर और केपी के ऊपर। केपी के ऊपर तो आप एयर स्ट्राइक कर दे रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं आप लोग। हम क्यों खुश होंगे? मुल्क में आपने आप जो यूएन वॉच की रिपोर्ट बता रही है वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपने क्यों टीएलपी के लोगों पर मशीन गन चलवाई भैया? या वो इस तरह से दहशतगर्दी पे उकसाती है लोगों को, तो हम तो उसको बैन कर देते हैं। इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आप पहले अपने लोगों को तो कंट्रोल में करें। आपके मुल्क में तो वहां पे आपने कितना एक्शन लिया? हाफिज सईद पर खुलेआम अभी कराची में रैली करने वाला था, आपने कितना एक्शन लिया मसूद अजहर पर? क्या कर रहे हैं आप लोगों के आर्मी ऑफिसर्स ऐसे खड़े थे जनाजे में मसूद अजहर के लोगों के। जो जुल्म आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आप जाके उनको घुस-घुस के आपको कश्मीर घूमना चाहिए एक बार आके। आपको कश्मीर घूमना चाहिए एक बार आके। सिरोही सर कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं कनाडा को नहीं छोड़ा, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। और जहां तक देखिए दुनिया भर में इसी अमेरिका से आप पैसा खाते रहे, इसी अमेरिका के टेररिस्ट सबसे बड़े दुश्मन को आप लोगों ने पनाह दी एबटाबाद में। तो आपने किसको छोड़ा है? ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और हमने कभी किसी मुल्क के साथ जंग नहीं की पहले, और हमने ना किसी का जमीन हथियाया है। कल संजीत सिरोही जी के पास जा रहे हैं, ठीक है उजमा मैडम? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। संजीत जी भाई, जब अपने आतंकी मारे जा रहे तो भारत पर दोष मर रहे हैं, भाई अपना घर संभालो ना। कल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। उजमा मैडम रिलैक्स, मुझे लगता है आपका बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। सुरेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, जो मुद्दा था उसको हटके हम जो है ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन पे आ गए। हाँ मैं वही कह रहा हूं, वही इसलिए मैं वापस आया आपके पास। मुद्दा ये था कि ये जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो आपने लिस्ट गिनवाई थी शुरू में, आपने जब स्टार्ट किया था बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक को बताया। इसमें अगर हम ट्रेंड देखें, पैटर्न देखें तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। वो चीजें ये हैं, सबसे पहले कि ज्यादातर जो टेररिस्ट मारे गए वो लश्कर तैयबा के मारे गए, नंबर 1। नंबर 2, जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो टेररिस्ट है जो कि भारत के खिलाफ है, नंबर 2। नंबर 3, जब भी इन टेररिस्टों को मारा जाता है सबसे पहले इनके गनमैन भाग जाते हैं। जो आज भी कल जो टेररिस्ट मारा गया है उसमें शेख महजूर मुजाहिद, उसके भी टेररिस्ट पहले ही भाग गए थे। नंबर 4 है कि आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि नहीं है वो पता नहीं, और इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसके बाद कोई पकड़ा नहीं गया। तो इन चीजों से, सारी चीजों से एक चीज साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में टेररिस्टों को पनाह दी जाती है जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बोझ बनना शुरू हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट लायबिलिटी बन जाते हैं। तो जिस तरह माफिया करते हैं, लायबिलिटी बनते ही खत्म कर देते। तो मेरे को ये लगता है ये जो काम है ये इनके लोग करते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिन दहाड़े 2 बजे कल जो उनको मारा गया, मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे आके वो मार के चले गए, गनमैन भाग गए और उनका आज तक पता नहीं लगा। और जितने टेररिस्ट आपने गिनाए हैं उनमें से कोई भी जो है गनमैन, जो अननोन गनमैन जिनको बोल रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए। तो इसका मतलब है पुलिस की साजिश, एस्टेब्लिशमेंट की साजिश से हुआ है। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसके लिए भारत जिम्मेवार है। जाफर एक्सप्रेस में अटैक होता है कई दफे, भारत करा रहा है। अफगानिस्तान हमला करता है तो भारत करा रहा है। तो ये इनका नैरेटिव, इनको बचपन से ही ये चीजें पाकिस्तान में सिखाई जाती है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आते जिसमें ये एलिगेशन लगा रहे हैं। आज जो है इनके जमायते उलेमा इस्लाम के बहुत बड़े लीडर हैं मौलाना फजल उर रहमान, उनका अगर ये इंटरव्यू और उनका जो ट्विटर पे उन्होंने जो डाला है, अगर उनको पढ़े तो उनमें इनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान देश के ऊपर हमला करना वो गलत है।
नंबर दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट इनकैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ओन पीपल। ये मैं उनकी बात कह रहा, मैं ये एलिगेशन भारत की तरफ से नहीं लगा रहा। नंबर तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मिलिट्री को कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मिलिटेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है, उनको डिसमेंटल करने की कोशिश नहीं करते। नंबर चौथा, जो ये बार बार विक्टिम कार्ड बोलते हैं ना कि हमारे तो इतने लोग मर गए, ये सिर्फ एंटी टेररिज्म का कैंपेन चला के दुनिया को अपील करना चाहते हैं कि देखिए जी हम तो खुद परेशान है, भारत हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ये इनके ही लीडर बोल रहे हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए। बार बार ये कहना कि जी आपको तो, आपकी फौज को तो पूरा मजा चखा दिया था हमने 10 मई को, हमने ये कर दिया था। अगर 10 मई से पहले भी हिस्ट्री है, 10 मई से हिस्ट्री खत्म नहीं होती। इनके जो लीडर हैं फजलुर रहमान, उन्होंने आसिम मुनीर को बोला है कि बांग्लादेश 1971 की लड़ाई और टेररिस्ट की 1999 की कारगिल की लड़ाई को याद रखो और उनसे सबक सीखो। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वहां के लीडर बोल रहे हैं, वहां के लीडर भारत आना चाहते पीस प्रपोजल लेके। तो ये बातें करनी चाहिए, ना कि ये बातें ये तो तालिबान को ब्लैकमेल कर रहे हैं हमला करके कि भाई भारत के नजदीक मत जाओ, भारत से दोस्ती मत करो, भारत से बात मत करो, और उसके बाद बोलेंगे कि हम तो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी की जो है वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये हमला ही हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मैं डिविएशन ले रहा हूं इस टॉपिक से। ये हमला ही पाकिस्तान ने इसलिए किया था क्योंकि आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी बैठकें शुरू कर दी पीस टॉक के नाम पर, उसके बाद अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुझे पता है सब इस बैठक में क्या हो रहा है। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शुमैला भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन हुसैन जावेद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रखे, फिर मैं शुमैला आपके पास आ रहा हूं। हुसैन जावेद जी, लाइबिलिटी बन चुके हैं लोग आपके लिए। आप सवाल करें, आप सवाल करें। नहीं, मैंने बोल दिया, कहा तो सिरोही सर ने कहा ये लाइबिलिटी बन चुके हैं, इनका काम खत्म हो गया, तो आप लोगों ने इनको निपटाना शुरू कर दिया। कहते हैं फिर हिंदुस्तान करवा रहा है। देखिए विवेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम है। मैंने आपकी सारी डिबेट अभी तक सुनी है, और कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे जो आपने भी कहा, जो हमारे गेस्ट ने भी कहा, उनका जवाब मैं यहाँ दूंगा। देखें, इंडिया ने कब हमें ये इंप्रेशन दिया कि वो हमारे साथ चलना चाहता है, हमारे साथ अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है? हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस साल पहलगाम का अटैक हुआ है, उसी दिन हम उन मुल्कों में शामिल थे जिन्होंने फौरन एज अ स्टेट इसको कंडेम किया। तो ये हमारा ज़र्फ था कि हम टीआरएफ ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी। आप अगर सुन लें कि एक तो हमने उसे मुकम्मल तौर पे कंडेम किया, दूसरा हमने इंडिया को यह भी कहा था कि इसकी हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं आपके साथ। हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। लेकिन अभी यहाँ पे अजमा साहिबा ने बात की जाफर एक्सप्रेस की, तो ये देखे ना, यही फर्क है आपका और हमारा। एक चीज आपके मतलब आपके इलाके में होती है, हमने उसे उसी दिन कंडेम किया। वही चीज मतलब एक माह पहले हमारी ट्रेन पे अटैक होता है, इंडिया ने ना उसको कंडेम भी नहीं किया और उस बारे में एक भी सिम्पथी का शब्द हमारे साथ अदा भी नहीं किया, और आज भी नहीं करेंगे। ये मैं आपसे दावे से कहता हूं। तो ये फर्क है हमारा माइंडसेट का और आपके। और फिर कहते हैं आप कि इंडिया को हम लोग अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? क्योंकि आपसे हमें कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती हैं। वन साइडेड हवाले से जो है ना ट्रैफिक, वो उस तरह चल नहीं सकती है जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, बात देखें, आपने खुद अपने मुंह, जावेद साहब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से पॉजिटिव वाइब आती है? नहीं, ये तो आपका अपना माइंडसेट है ना कि यहां से तो कुछ आपके लिए बेहतर हो नहीं सकता। मैंने आपको फर्क बता दिया। एक चीज आपके इलाके में होती है, हम उसे कंडेम करते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे इलाके में होता है तो आप उसकी आज तक मजम्मत भी नहीं करते। मैं अगर आज भी आपसे कहूँ ना, अभी आप जाफर एक्सप्रेस के वाकये की मजम्मत करें, आप नहीं करेंगे। ये है फर्क। एक और बात, आपने खुद अभी इसी शो में कहा कि देखें आपसे तो मोटरसाइकिल वाले पकड़ने ही जा रहे हैं, लेकिन रफाइल आप लोग पकड़ लेते हैं। शुक्र है आज आपने मान तो लिए कि जो आपके रफाइल थे उनके साथ कुछ हुआ। इससे पहले तो आप इसको मानते भी नहीं थे। जावेद जी, मैंने कहा आप लोग इतने अरसे से रफेल पकड़ने का दावा करते हैं लेकिन मोटरसाइकिल नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा विवेक, बात तो करने दे यार। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार कहा कि यार त्यारे गिरे हैं। अब उनका आखिरी स्टेटमेंट है, बड़े नए किस्म के थे, बड़े कीमती थे, और सारी दुनिया को पता है वो रफाइल ही थे जो बिल्कुल फ्रेश आपके पास आए थे।
ठीक है, तो ये शुक्र आज अपने मान लिया। बाकी चले हम बाइक पकड़ने की भी कोशिश कर लेंगे, वो वैसे आसान काम है, लेकिन रफाइल को तबाह करने में हमारे पास कैपेबिलिटी है, आज आपने माना है, इसकी मुझे खुशी है। एक और बात आपने बात की उसामा की, जी ये वो मुल्क है पाकिस्तान जहां से उसामा पकड़ा गया, जहां हाफिज सईद भी यहां से ऑपरेट होता रहा। तो हाफिज सईद आज कहां है? वो सजा काट रहा है। सजा किसने दी है? पाकिस्तान की अदालत ने दी है। ठीक है, क्या वो आजाद फिर रहा है? बिल्कुल आजाद नहीं फिर रहा है। तो ये, और हमने उसकी जो एलटी है उसकी जेश को 2002 से कंडेम किया है। क्या आज से मतलब हमने उनको किया हुआ है, बैन किया है? तो हम तो खुद इनके खिलाफ हैं। अगर हमारा कचरा साफ होता है तो हम तो उससे खुश हैं, हमें तो उससे कोई मसला नहीं है। और आखिरी बात, कचरा है ना, बात मान रहे हैं। आखिरी बात सर, आखिरी बात है कि आपने उसामा की बात की, तो देखें जिस दिन उसामा हाफिज सईद कचरा आपके लिए 2 मई, अच्छा सुन तो लेना, जिस दिन उसामा का ऑपरेशन हुआ था मई 2011 में, एक बार बोल दीजिए, उस दिन ओसामा बिन लादेन कचरा था। ओबामा की जो पहली, सर अगर मुझे बात करने दें, अगर ओबामा की वो वीडियो स्टेटमेंट आप देखें, हाफिज सईद मसूद अजहर आपके लिए कचरा है। अगर आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं तो मैं कम से कम मैं तो कायल हो जाऊंगा हुसैन जावेद जी का। देखें आप, अगर मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दें, अगर आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता सुने ना जी, उन्होंने ये कहा था कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हमारे साथ ताउन किया। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हम अमेरिकन के साथ ऑन बोर्ड थे। तो ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का हब है। आपने शायद यूएन की इस साल आने वाली रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि जितनी भी अलकायदा है और जो भी उनकी ट्रेनिंग है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है, और वो मुकम्मल तौर पे टीटीपी के पीछे खड़े हैं। आप भी तो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहते थे जावेद जी, वो तो बात अलग है। अफगानिस्तान आपके हाथ आया नहीं, वरना वो जो आपके टेररिस्ट कैंप हैं वो अभी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे होते, और वो आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ होता तो वो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो तो वही वाली बात हो गई। शुमैला कुछ कहना चाह रही है, उसका यूके देवना सर मैं आपका बता रहा हूं। शुमैला कुछ कह रही है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी जो मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने बात की। आपको शायद उर्दू समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी, क्योंकि जाहिर है हिंदी और उर्दू का कुछ फर्क तो है। मौलाना साहब एक जीरक सियासतदान है, आप शायद उनकी बात समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने गीले जूते मारे हैं जो आपको समझ नहीं आई है। उन्होंने ये कहा है कि अफगान तो फिर भी हमारे भाई हैं, हमारा ब्रादर, हमारी कल्चर मिलता है, जुबान मिलती है, हमारी तहजीब व तमद्दुन मिलता है। 4 करोड़ अफगान या पठान या पख्तून जो है वो पाकिस्तान में बसते हैं। फिर हमारे ताल्लुकात कहीं अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारा असल दुश्मन भारत है, जहां हमें फोकस करना चाहिए। आप शायद उनकी दबी लफ्जों की जो बात थी वो आप समझ नहीं पाए। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए अफगानियों से, अफगान से या उन लोगों से लड़ने का। उन्होंने ये कहा है जो शायद आपको समझने में दिक्कत हुई है, जो मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता दूं कि उसका मकसद ये था। आप जिस तरह बातों को जावेद साहब कहते हैं कि भाई हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। फजलुर रहमान कहना चाह रहे हैं कि हमारा हमेशा पाकिस्तान को, तो आपके सियासतदान कह रहे हैं शुमैला जी कि असली दुश्मन हमारा भारत है। मुझे आप बता दीजिए कोई एक प्रोग्राम, आपका एक सियासतदान, आपका एक आर्मी ऑफिसर, कोई एक बंदा नाम बता दीजिए जो खराफात नहीं निकालता। एक अच्छा काम तो कर दीजिए, आप एक अच्छा काम कीजिए, आपको 100 तारीफें मिलेंगी। मैं कह रहा हूं दोस्ती की बात आई है, हम तो नहीं उछलते जिससे आप लोग उछलते हैं। हमारे पास भी भारतीय पासपोर्ट निकले। आप लोग पहलगाम की जो बात करते हैं, वहां तो इतना फेक आपका वो पूरा प्रोपोगेंडा था और वो पूरी दुनिया के सामने नजर आ गया कि क्या था। आप लोगों ने एक बात को खुद ही मुद्दा बना के पाकिस्तान के ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की और नाकाम हुए, और इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए, सैकड़ों दफा, जैसे जावेद साहब ने भी कहा कि ट्रंप ये बोल चुका है कि 7 राफेल गिराए, ये हुआ वो हुआ। आपका राजीव गांधी 10,000 दफा आपके जो है आपके फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कर चुके हैं। लेकिन मैडम देखिए मोटरसाइकिल वाले क्यों नहीं पकड़ पा रहे आप 2023 से लेकर? आप आके पकड़ लीजिए, आप बहुत तेज है ना पकड़ने में हर चीजें, तो आप आके पकड़ लीजिए। आप मोटरसाइकिल सवार भी पकड़ लीजिए। नहीं हम तो बिल्कुल पकड़ लेंगे। हमने कई पाकिस्तानी जासूस भी पकड़े हैं, पकड़ते हैं ना, वो छोड़ दीजिए। हमने आपके एयर डिफेंस भी पकड़े, गलत पोर्ट्रे करते हैं ना बातों को। हमने आपके सैनिकों, हमने 93,000 सैनिकों को पकड़ा, तो हम तो पकड़ने में है माहिर। ये बात तो सही कह रही हैं। शिमला माहिदा था और उसको जरा साइड पे, उसकी वायलेशन भी आप ही लोगों ने की थी, वो भारत ने वायलेशन की थी।
तो लिहाजा आप अपनी बात करने से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट कर नहीं, लिया मेरा कीजिए। होमवर्क बिल्कुल परफेक्ट है, फिट एंड फाइन रहता है ये मैडम, बहुत उसके लिए अच्छा आप होता चिंता है। ना मुझे करें। बड़ा एक होता था लेकिन कि मैं ये शायद कह रहा हूं, भारत ये हमसे बहुत मोटरसाइकिल आगे है, वाले कहीं लेकिन मुझे आसिम मुनीर रियलाइज तक ना हुआ पहुंच कि जाएं। भारत के पास थोड़ी सी बुद्धि शुमाइला कम है जी, चीजों को समझने के लिए। ये मोटरसाइकिल वाले कहीं आसिम मुनीर तक पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके आसिम वो मुनीर तक कोई नहीं पहुंच सकता, बड़े और बड़े अच्छे आसिम मुनीर काबिल तक पहुंचने के लिए पूरी फील्ड मार्शल हैं हमारी करोड़ों की जी। आवाम है ना, उसके सर पे से गुजरना पड़ेगा और आपको पता जी, चल जाएगा आसिम मुनीर तक पहुंचना है क्या। नहीं नहीं आपको आसिम मुनीर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ गए हैं, हाफिज साहब किसी को बख्शते नहीं है, या आप बेफिक्र रहिए। There is मोटरसाइकिल no वाले ना second पहुंचे, मैं chance। तो बस इतना मैं तो आगाही याद कर रख सकता हूं। लीजिए, हाफिज देखिए, साहब मैं की पाकिस्तान में डिक्शनरी हूं में नहीं second chance कि मैं नहीं आपकी है। हेल्प कर पाऊं। अभी मैं हमने हिंदुस्तान भारत से को आपको छोड़ आगाही दिया कर है सकता क्योंकि हूं भारत ने माफी मांगी, जी। ट्रम्प के पास गए, ट्रम्प ने कहा कि मुझे बचा लो, पाकिस्तान जो कर रहा है मेरे साथ खुदा नहीं का नहीं, वास्ता है, ऐसा तो कुछ नहीं लिहाजा हुआ हमने था। उनको बख्श दिया ट्रम्प की ट्वीट की शहबाज वजह शरीफ, से। लेकिन आपके लेकिन प्रधानमंत्री सलाम अच्छा ठोकते हैं। हाफिज साहब के बारे में मैं इतना बता दूं, शुमैला जी, आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएंगे आसिम शुमैला मुनीर जी, साहब। आपके प्रधानमंत्री सलाम बहुत बढ़िया ठोकते हैं। कैसा एकदम सिक्योरिटी गार्ड वाला सलाम ठोका था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि और आपके आई आपके सल्यूट यू। पीएम साहब क्या करते हैं, बॉलीवुड की डिस्कशन करते हैं जब जंग चल रही है। अरे वो तो दो आपके दोस्त पीएम जैसे साहब बात जो है करते हैं। senseless बातें करते हैं कि जी बादल होंगे तो रेडार में जहाज सलाम नहीं ठोक आएगा। बताइए, आपके आपके जो पीएम साहब यहाँ हैं वो कहते हैं जी मोटरसाइकिल वाले हड्डी नहीं ठोक रहे हैं, वहां तोड़नी है, आपके लेकिन प्रधानमंत्री एयरपोर्ट सलाम इतनी बड़ी ठोक रहे बननी हैं। चाहिए। यूके देवनाथ साहब, प्लीज संजीत इतनी सिरोही साहब। नॉनसेंस गुफ्तगू एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत विवेक, करता है ये कि मैं बहुत अरे मुझे जरूरी हंसी है। आपके आती है। प्रधानमंत्री मुझे सलाम लगता ठोक था रहे हैं, कॉमेडी सिर्फ आपकी हमारे फिल्मों में है। प्रधानमंत्री तो कंधे में कंधा हाथ अब मिलाकर आप चल रहे बंद हैं। करिए, यूके बहुत देवनाथ जरूरी साहब, है कि विवेक, ये बहुत जरूरी है समझना कि हिंदुस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, शांति हो, और पाकिस्तान भी एक दिन एक ऐसा मुल्क बने जो कि भारत के साथ कदम से कदम रखकर अपनी जीडीपी को बढ़ाए। इसके लिए वहाँ पीस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स से थोड़ा दूर चला जाता हूँ। जो ग्लोबल रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में दूसरी पोजीशन पे दिखाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो अवाम है अपने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करे कि वो पाकिस्तान में सबसे पहले जो अनरूली एलिमेंट्स हैं, शायद हम कहते हैं दहशतगर्द, यह कह सकते हैं कि भाई वो कानून के दायरे के बाहर जो काम करते हैं उनको पकड़ें। बहुत सिंपल फार्मूला है विवेक। अगर इनको अपने देश में चाहते हैं कि इनके लोग ना मारे जाएं, आम बेकसूर लोग ना मारे जाएं, तो इनको बहुत आसान तरीका है। आईएसआई के पास पूरा सिस्टम है जिससे कि वो अलग अलग गांवों में, कस्बों में, गलियों में, कूचे में जो आदमी दबंग है, लोकल माफिया का लीडर है, उसको पकड़ो, उसके घर से आपको हथियार मिल जाएंगे। ये कर नहीं रहे हैं। जिस एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं फौज में, सैनिटाइजेशन, एक पॉइंट यूके देवनाथ सर, मैं इसमें एक पॉइंट करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा मैं। आईएसआई वन ऑफ द स्मार्टेस्ट खुफिया एजेंसी है इस दुनिया की। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च की और पढ़ा भी है, लेकिन आईएसआई मोटरसाइकिल वालों को ट्रैक नहीं कर पा रही। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। कुछ तो कुछ दाल में काला है। मैं वही कह रहा हूं बार बार कि ये टेररिस्ट या तो उनके लिए लाइबिलिटी हो गए, या तो फिर ये टेररिस्ट जो है वो एक्सपोज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एफएटीएफ में। तो क्योंकि वो फिर बाद में पकड़े भी नहीं जाते जैसे सिरोही सर कह रहे हैं, और ना ही उन पर कोई एक्शन होता है। बहुत लिमिटेड एक्शन देखा गया है, और 2023 से लगभग 3 साल से सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। देवनाथ जी, देखिए, जैसे इनके पास एफआईए है। एफआईए बहुत ही, मैं मानता हूं कि जरूर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। सामने आए, जो सिविलियन पुलिस है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मदद करें। इनकी भी पुलिस में सब जगह खबरिए होंगे जो कि अपोजिशन के लोगों की खबर देते हैं। देखिए, अभी बात हो रही थी, इनके यहाँ कभी कभी मामला कैसे बाहर चला जाता है। जब पीटीआई ने वहां पे, इमरान खान ने वहां पर दंगे फसाद करने शुरू किए, मैं दंगे फसाद शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, वो कोर कमांडर के घर तक पहुंच गए। तो उस वक्त मैं भी सोच नहीं पा रहा हूं, कर्नल सिरोही भी मेरे पास हैं, कि ऐसा क्या फेलियर हुआ कि कोर कमांडर के अंदर कैंटोनमेंट में इमरान खान के पार्टी के कार्यकर्ता, पीटीआई के कार्यकर्ता घुस गए, उसके घर के अंदर बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। क्योंकि सभी देशों में लोकल पुलिस का एक घेरा होता है, उसके बाद सेंट्रल
सीएपीएफ जैसे इनके यहाँ रेंजर्स हैं उसका घेरा होता है, उसके बाद आर्मी का खुद का घेरा होता है, फिर स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं जो कि किसी कोर कमांडर एंड उसके ऊपर, अभी आसिम मुनीर बात हो रही थी, ठीक है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो 5-6 ऐसे रिंग्स होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी एक कैलकुलेटेड तरीके से वहां पर गदर होने दिया जाता है ताकि अगला बहाना मिल जाए। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि कोर कमांडर के घर में कैसे भीड़ घुस गई। हिंदुस्तान में हम नॉर्थ ईस्ट में भी तो हमारी काफी प्रॉब्लम्स तो हैं। आप ये कह रहे हैं ये एक प्लान्ड तरीका है जिसके तहत इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं उस्मा करदार जी का रिएक्शन है, उसके बाद मैं सुरेश सर आपके पास आ रहा हूं और जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखें, आपके मेहमान ने थोड़ा सा आईएसआई की तारीफ क्या कर दी, आपको आग लग गई, लेकिन वो तो हकीकत बयान कर रहे थे। हमारी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, 26 हैं और पूरी दुनिया में उनकी साख है। आप हमारी फौज का भी अगर आप जिक्र करें तो आपकी जान जाती है, क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको एक कितनी शर्मनाक शिकस्त दी गई, आपके राफेल जो जमीन बोस कर दिए गए। अच्छा, आपका तो हाल ये है, हमारे आप बातें करते हैं, आप लोगों का तो हाल ये है कि पहलगाम जो था वो टोटल फॉल्स फ्लैग था। आपने तो अमृतसर में अपने ही लोगों पे मिसाइल दागा और कहा कि ये तो पाकिस्तान ने भेजा है। आपके तो ये सेना, आपके तो ये काम है, तो इसलिए मिसाइल का मलबा, आपके तो लोग, आपके तो अपने लोग, हम तो अपना मिसाइल दागते हैं, आप तो उस्मा मैडम हमको, आप तो चाइना से मांग के दाग रही हैं। आपने हमारी जिंदगी को क्या बचाना है? दूसरे आपके उस्मा मैडम आप तो चाइना का सामान दाग रही हैं, हम तो फिर भी अपना दाग रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं हम तो फिर भी अपना दाग रहे हैं, आप तो चाइना से मांग के दाग रही हैं। हम आपको पता है कि हमारी तो पूरी दुनिया में हमें वेलकम किया जा रहा है। हम एक बड़ी जबरदस्त विक्ट्री लेके पूरी दुनिया में गए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल ट्रंप ने। आपने देखो, जब मौका मिलता है वो हम तारीफ करता है और वो कहता है क्या जबरदस्त इन्होंने काम करके दिखाया है, क्योंकि वो भी जो फाते लोग होते हैं उनको उनकी पजीराई करते हैं। 10 दफा उन्होंने कहा कि 7 तैयारे जो है वो गिराए गए हैं। अब आप लोगों को उनकी भी जुबान समझ में नहीं आती है। पहले उस्मा मैडम आप लोगों ने बोला 4, देखिए फिर ये डिविएशन हो जाता है, आप लोग ये टॉपिक छोड़ देते हैं। पहले बोला 4 बयान में, फिर बोला 5, मौलाना फजलुर, फिर आप लोगों ने कहा 6, ये एक कमेंट मुझे बात, फिर आप लोगों ने कहा 7, काइंडली ये मुझे बात कर लेने दें, उसके बाद फिर आप अपनी बात करें, क्योंकि इस तरह फिर मेरी बात मुकम्मल नहीं हो सकती है। यहाँ पे किसी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जी आप 1971 से सबक हासिल करें और कारगिल से सबक हासिल करें। सबक तो आपने हासिल कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश में उनको पता लग गया कि ये सिर्फ साजिशी थे और ये जो इंडिया को किक आउट करके निकाला गया है और आप लोगों की साख बिल्कुल डैमेज होके खत्म हो चुकी है। वहां पे कोई अब आपको वहां पे बांग्लादेश में दोबारा आने की इजाजत नहीं देगा। सबक तो आप लोगों ने हासिल करना है ना वहां से, कि लोगों की अंदरूनी जो, बाकी लोगों की अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी आप ना किया करें, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होना। कोई आपको, और आप लोगों ने जो अब ये 10 मई को जो आपके साथ हुआ है, तो ये तो आप दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दुनिया भर की चीजों पर जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल वालों को आप लोग नहीं पकड़ेंगे। खिफत मिटाने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए अब आप लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दिया है। मैंने आपको, आप लोग जैसे आप लोगों ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, सो कॉल्ड आजादी दी है, जो तथा कथित आजादी जो बांग्लादेश को आपने आप बात कर रहे हैं, कहा है वो हमने 1971 में दी थी। मुझे धमकी दे के वापस भेजा है कि आप वर्दियां लेके आए पाकिस्तान की फौज की, मेरी बात तो सुनिए, लेके आए पाकिस्तान की फौज की, आप सिम लेके आए पाकिस्तान। ये बातें रिपीट हो रही है, बातें पहली आ चुकी हैं। मैं कह रहा हूं उधर बलूचिस्तान जो आजाद होने वाला है, बांग्लादेश की आजादी की तरह ही बलूचिस्तान को भी आजाद करवा दीजिए ना आप लोग। सुरोई सर जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान को भी आजादी दे दीजिए। इतनी आजादी प्रिय लोग हैं आप लोग जो बांग्लादेश में सो कॉल्ड आजादी लेकर आए। खैर इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सुरोई सर से जानना चाहूंगा, जो बात ये खिचड़ी खुद मुझे लगता है पाकिस्तान के हुक्मरान पका रहे हैं कि अपने लोगों को मार के कह रहे हैं कि भाई हमने ये पता नहीं कोई बाहर से आके मार रहा है इनको। देखिए विवेक जी, पहले भी मैंने कहा है कि ये जो है बाहर से कोई नहीं मार रहा, ये आपस में ही 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आईएसआई इनको निपटा रही है क्योंकि लायबिलिटी बन गए हैं, और या फिर इनका आपस में जो है इंटर जो ऑर्गेनाइजेशन वॉर है, जो वो इंटर गैंग वॉर जैसे बोलते हैं वो है। तो ये जो है रॉ का इससे कोई मतलब नहीं, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये अपने आप सॉर्टेड है, इनकी तो आदत है। अगर वहां पे
उसमें होता है कुछ भी, वजीरिस्तान में कुछ होता है तो अफगानिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान में कुछ होता है तो भारत कर रहा है, यहाँ पे कुछ होता है, ये तो कसूर में मारा गया है, कल जो आदमी मारा गया है इनका, वो भी जो है भारत के ऊपर है, इनके ये रॉ करा रही है। तो ये इनको, और अगर ये रॉ करा रही है तो मैं रॉ को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम कर रही है कि मारने के बावजूद भी ये नहीं पता लगता कि कौन मार रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जावेद साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जावेद साहब के साथ मेरा बहुत पुराना जो है आपके चैनल पे जो है काफी मिलते रहते हैं। जावेद साहब ने कहा कि जी दोस्त, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जी किसी तरह भारत जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हाँ, तो जावेद साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शायद जावेद साहब की या तो जो है थोड़ी कमजोर है उसकी याददाश्त, या जो पता नहीं है। आपको देखिए कि 1999 में फरवरी के महीने में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पकड़ के यहाँ से दिल्ली से जो है लाहौर गए, अपने कई लोगों को, एक्टर भी शामिल थे, बाकी लोग थे, शामिल थे, और वहां पे जाके नवाज शरीफ जी से, जो बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे, उनके साथ बैठ के बातचीत करी, लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। ये जब हम कर रहे थे उस टाइम आपके आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब जो है कारगिल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इल्जाम जो आपका है कि भारत ने कभी कोशिश नहीं की, भारत ने हर बारी कोशिश की। जब मोदी जी पहली दफे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी को बुलाया। तो ये तो रही बात इस चीज की। अब आप डायरेक्ट चले भी गए थे, वो किसी नहीं चले गए थे, हमारे नवाज शरीफ जी के किसी फैमिली फंक्शन में शरीक होने के लिए भी गए थे। मोदी जी का कोई प्रोग्राम नहीं था, रास्ते में उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया, और मेरा ख्याल नवाज शरीफ जी की ग्रैंड डॉटर की शादी थी, उसमें वो अनअनाउंस चले गए थे। तो ये हमारी तरफ से हमेशा पहल रहती है और पहल रहेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, जावेद साहब ने ये कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, ये 7 राइफल गिरा दिए, 11 करा दिए। वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब सुबह क्या कहते हैं उनको शाम तक याद नहीं रहता, और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या कहते हैं। और वो जो कह रहे हैं वो उनकी जो है टैक्टिक्स, या उनकी जो, अगर वो जानबूझ के कह रहे हैं तो उनका मकसद कुछ और है, वो भारत के ऊपर प्रेशर कराना है। और सवाल ये आता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फौज बहुत अच्छी तरह लगी और दुनिया में जो है पाकिस्तान फौज का पूरा नाम हो गया, डंका बज गया। ये जो लड़ाई बंद कराई गई, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से कराई, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने बंद कराई, लेकिन ये बंद हुई थी जब आपके एयर बेस के ऊपर नूर खान के ऊपर हमला हुआ था, और जो वहां पे यूएस एसेट्स वहां पे है, उनको जब लगा कि ये खतरा है, तब ये लड़ाई बंद हुई है। अगर वो खतरा नहीं होता तो शायद लड़ाई और ज्यादा दिन चलती रहती। अब जो ये उस्मा मैजम जी कह रही हैं कि जी उसको जो पकड़ा गया, मेरे को नहीं पता किसकी बात कर रहे, उसको जो है डराया और उसको धमकी दी कि तेरी को जान से मार देंगे, तुम पाकिस्तान से यूनिफॉर्म लेके आओ, ये लेके आओ। आपका मतलब है कि भारत की जो सब कहानी है, ईरान से कुलभूषण को उठाना है, कहते हैं कुलभूषण बलूचिस्तान में क्या कर रहा था, नहीं भारत से उठा के लेके आ गए थे कुलभूषण। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या इतनी कमजोर हैं? और आईसीजे में इनको जवाब भी मिला, वरना अभी तक लटका चुके होते कुलभूषण को। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हुसैन जावेद जी, आप कम से कम, आप एथलीट आदमी हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, आप ही कम से कम मोटरसाइकिल वालों को कुछ पकड़ के बताइए कुछ क्या चल रहा है। देखिए विवेक, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी, आपने खुद कहा ना कि आपने आईएसआई के बारे में स्पेशल रिसर्च की है, वर्ल्ड की प्रीमियर जो है, वन ऑफ द एजेंसी है। क्या ऐसी एजेंसी को काम है कि वो बाइक पे क्या हुआ उसकी उन्होंने तफ्तीश करनी है? एसएचओस के काम है, उन पे छोड़ दें, आईएसआई के पास इतना वक्त नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात की। देखिए नाम दो तरीके से होता है जावेद साहब, यार विवेक, नाम दो तरीके से होता है, एक अच्छा करके और एक साजिश करके। खैर बोल लीजिए आप प्लीज। मेरे भाई आप बात नहीं कर रहे, बोल लीजिए। अच्छा सुने, दूसरी बात, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वाजपेयी जी 99 में आए थे पाकिस्तान। मैं उसको सलाम करता हूँ, वो बहुत जबरदस्त ओकेजन था, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कारगिल हो गया, लेकिन अगर इस तरह पुरानी बातें याद रखनी है, फिर हम भी कहेंगे कि 84 में सियाचिन में आप लोग क्यों आए थे? आर्मी का काम खत्म हो जाएगा हुसैन जावेद जी। अगर आप समझिए इंडिया और पाकिस्तान में पीस और ट्रैंक्विलिटी आ गई तो आपकी आर्मी का कोई काम नहीं रह जाएगा। उसके बाद क्या करेगी आपकी आर्मी? सब्र तो करें विवेक, सब्र तो करें यार। अब देखें, अगर 99 में वाजपेयी जी आए, उसके बाद कुछ मसले हुए, उन्हीं वाजपेयी के साथ मुशर्रफ साहब ने 2004 में इस्लामाबाद का
अच्छा एग्रीमेंट भी किया था, उसको भी आप लोग याद रखें। फिर आप कहते हैं मोदी जी का प्लान नहीं था, 2015 में वो अचानक पाकिस्तान आ गए, चले अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखें उससे पहले मई 2014 में नवाज शरीफ साहब एज पीएम मोदी जी की ओथ टेकिंग पे भी गए थे। ऐसा नहीं था कि हर स्टेप आपकी जानिब से होता है, ये हमने पहले स्टेप लिया था। और इसमें एक बात और करूंगा, आखिरी बात, क्योंकि मुझे पता है वक्त कम है आपके पास। आई थिंक मोदी जी को ना 2 काम लाजमन करने चाहिए। एक तो ये कि जयशंकर को हटा दें, ना वो अमेरिका का प्रेशर इंडिया के ऊपर से हटाने में कामयाब रहे हैं। रूस का तेल आप ले रहे हैं, अब आप तेल उनसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि अमेरिका का नहीं, हम अभी भी ले प्रेशर रहे भी हो रहा हैं। है। हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, दुनिया का कोई मुल्क हमें ये नहीं बताएगा। आप जावेद जी, आप बाजार जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि हमारे सामान लोगे और नहीं लोगे तो कनपट्टी में गोली लगा देंगे। मेरे भाई, आप चूज करते हैं ना आपके लिए कौन सा दुकान बेटर है, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। हम भी तय करेंगे कि हम अपने पॉकेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से। नहीं, आप कैसे तय करेंगे हम कहां से तेल खरीदें? अमेरिका क्यों तय करे भैया? नहीं सुने, आप तय करें। जयशंकर से ये पूछें कि ट्रंप ने आप पे लगाए हैं, तेल आप लेते हैं रूस का, वो मतलब उस पर भी अमेरिका की धमकी आ रही है, तो जयशंकर साहब क्या करें? पूरी दुनिया आपके साथ नहीं है। और एक बात मोदी जी को एक और करनी चाहिए, जब इलेक्शन जीत के आए थे तो कहते थे पहले मोटरसाइकिल वाले को पकड़िए, उसके बाद मोदी जी को सलाह दीजिएगा। मोदीसाइकिल पकड़ नहीं पा रहे आप, मोदी जी को सलाह देने के लिए बैठ जाते हैं। जावेद जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने यार, एकदम ऐसे मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए। मैं कह रहा हूं मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं आप मोटरसाइकिल वाले को पकड़िए पहले, कौन आकर मार के जा रहा है, आतंकियों को ठोक के जा रहा है, या फिर आतंकियों को ट्रेनिंग देना बंद कीजिए। मेरे पास समय सीमित है, माफी चाहूंगा, दोबारा बुलाकर डिस्कशन को दोबारा करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए माफ कर दिए क्योंकि समय इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। दर्शकों मोटरसाइकिल वाले को पकड़ नहीं पा रहे हो, कहते हैं कि भाई मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, मोदी जी को वैसा करना चाहिए। अज्ञात बंदूकधारियों को पकड़ लो पाकिस्तानियों, उसके बाद भारत को नसीहत देना। हमने अपने देश के अंदर टेररिस्ट को और टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था उसको कैसे कंट्रोल किया, ये पूरी दुनिया जानती है। और भारत के पास वो हुनर है कि भारत न सिर्फ टेररिज्म को हमने बल्कि लाल आतंक को भी खत्म किया। तो हमें किसी दूसरे देश से ज्ञान की आवश्यकता है नहीं।